अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप का ख्याल करें। बाकी दुनिया आनी जानी है, माँ बाप है तो सब कुछ है, जितनी उनकी खिदमत कर लें कम है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि हसीका कैसी लगती थी बचपन में, कैसी हैं और बूढ़ी होकर कैसी लगेंगी। पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो मैं हाँ, तो मुझे जैसे पढ़ाया गया था ना। हाँ, हमको पढ़ाया गया है आपको। हाँ हाँ। अच्छा, ये तो हम चलते हैं इंडिया के से रिलेटेड वीडियो है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया इकोनॉमी इन हिंदी जीडीपी ग्रोथ रेट। भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, रीजनल पावर है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भारत की है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का है। पर इसके बावजूद आज भी भारत में गरीबी, भूखमरी, करप्शन, इलिटरेसी, पब्लिक हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम मौजूद है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इन प्रॉब्लम में कोई सुधार आया है या ये प्रॉब्लम्स पहले से और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जीडीपी के बारे में, ट्रेड के बारे में और साथ में जानेंगे भारत की इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था एक डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट मतलब जहां गवर्नमेंट ओन करती है और मिक्स्ड जहां दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर फिर मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए और दोनों ने भारत का खजाना खाली कर दिया। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत की जीडीपी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 32% थी। 10वीं सदी में 28% थी। 15वीं सदी में 24% थी। पर 1947 तक आते आते ये वर्ल्ड की जीडीपी का सिर्फ 3% हो गई थी। सोचो किस कदर लूटा गया है भारत को। भारत का खजाना खाली कर करके अंग्रेज़ों ने अपना खजाना भरा है, पर अब भारत वापस से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। 2021 में भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 7.19% है और 2030 तक ये 10% तक हो जाएगा। 1947 में जब भारत के पास कुछ नहीं बचा, तब जाके भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे अधिक योगदान हुआ करता था और तब से लेकर अब तक भारत को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश की रीढ़ भी कहा जाता था। फलों, सब्जियों, मसालों, वनस्पति तेलों जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे भारत के इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती थी। पर धीरे धीरे समय बदल रहा था। दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिससे भारत में भी प्रोडक्ट्स बनने लगे और एक्सपोर्ट होने लगे और फिर भारत में इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। और जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी, उस हिसाब से भारत ग्रो नहीं कर पा रहा था। और इसका कारण ये था कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, सरकार जिसको चाहेगी उसको लाइसेंस देगी और पूरे मार्केट पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। 1951 में भारत में लाइसेंस राज की शुरुआत होती है। भारत के सोशलिस्ट पॉलिसी और लाइसेंस राज के चलते भारत में जो फॉरेन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से थे, वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं।
आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में जनरल मोटर्स, फोर्ड, रूटेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई में थे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एशिया में सिर्फ भारत में थे। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के समय अंग्रेज़ों को भारत में चीप लेबर की फैसिलिटी मिलती थी, तो उन्होंने इन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बैठा दिए थे। पर भारत के लाइसेंस राज के चलते 1954 में ये सारी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बंद कर दिए, जिससे ये हुआ कि भारत की जो ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो सकती थी वो कम हो गई। देखो, शुरुआत में नेहरू जी ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था। फॉरेन कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही भारत में आए थे। तो नेहरू जी ने शुरुआत में सोशलिस्ट पॉलिसी को अपना के सही काम किया था, पर सोशलिस्ट पॉलिसी और लाइसेंस राज को इतना लंबा खींच दिया जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था 40 सालों तक बंद थी। पर फिर आता है साल 1991, जब भारत में आर्थिक मंदी देखने को मिली। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट क्राइसिस थी। देश का ट्रेड बैलेंस गड़बड़ा चुका था। 1990 के अंत तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत के फॉरेन रिजर्व में मुश्किल से 3 सप्ताह के इंपोर्ट लायक पैसा बचा था। सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत सरकार फरवरी 1991 में बजट तक पेश नहीं कर सकी थी। विश्व बैंक और IMF ने भी अपनी सहायता रोक दी थी, जिसके कारण सरकार को पेमेंट करने के लिए देश के सोने को गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तब इस आर्थिक संकट से भारत को निकालने के लिए भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक के बाद एक फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी और इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज होने लगी। फिर इसके बाद भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत ध्यान दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BPO जैसे टेक्निकल फील्ड में फोकस करना स्टार्ट किया। सर्विस सेक्टर के बढ़ने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी, बल्कि इंडियन बिजनेसेस की भी ग्रोथ होने लगी। सर्विस सेक्टर के कारण भारत को ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया और भारत ने यह मौका गंवाया भी नहीं और अपने यहाँ के बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना स्टार्ट कर दिया। फिर साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला। 2008 में आई आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा जितना दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा था। 2008 की मंदी के दौरान भारत की ग्रोथ रेट गिर गई थी, पर फिर अगले साल ही ये तेज़ी से रिवाइव हो गई थी। फिर 2014 से 2018 तक इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी, पर 2019 में इंडियन इकॉनमी में स्लो डाउन देखने को मिला। लगातार 6 क्वार्टर से भारत की GDP ग्रोथ रेट गिर रही थी। फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ से कोरोना वायरस आ गया। एक सेकंड, चाइना से कोरोना वायरस आ गया और फिर भारत की अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी। 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट -7.3% गिर गई, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अभी की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2021 में भारत की नॉमिनल GDP $3 ट्रिलियन है और PPP $10.21 ट्रिलियन है। GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019-20 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 4.2% थी। वहीं 2020-21 में पेंडेमिक के चलते भारत की GDP ग्रोथ रेट -7.3% कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और इसी के चलते भारत की GDP पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है और भारत की रैंक इकॉनमी में एक पोजीशन नीचे गिर गई है। 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 9 से 10% के बीच में प्रेडिक्ट की गई है। GDP पर कैपिटा की बात करें तो पेंडेमिक के कारण भारत की GDP पर कैपिटा भी पिछले साल के मुकाबले 10% कम हुई है। 2020 में भारत की पर कैपिटा $2191 थी, जो 2021 में गिर के $1947 हो गई है। PPP टर्म्स में भारत की पर कैपिटा $7333 है। GDP बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15.4% है, इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 61.5% है। पॉवर्टी की बात करें तो बीते 10 सालों में भारत में गरीबी कम हुई है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते 10 सालों में 271 मिलियन मतलब कि लगभग 27.1 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। 10 सालों में पॉवर्टी रेट भारत में 55% से घट के 21% पे आ गया है। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में UN की रिपोर्ट आती है। 2021 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, पर Pew रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पेंडेमिक के कारण भारत की पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। 2020 में पेंडेमिक के कारण 75 मिलियन इंडियन पुअर लेवल पर आ गए। पुअर लेवल मतलब जो पर डे $2 से भी कम कमा रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है, पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया, बहुत से लोगों की जॉब चली गई। पर अच्छी बात Pew रिसर्च ने यह भी बताई है कि भारत में पेंडेमिक के कम होते ही भारत की पॉवर्टी रेट बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जून 2021 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% है। अभी भारत के कुछ स्टेट्स में पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए आपको भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा दिख रही है। पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस से कम हो जाएगी, जैसे पिछले साल हुई थी।
पिछले साल अप्रैल में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई 23% थी। वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद 26%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सितंबर में 6% तक आ गई थी। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो भारत की रैंक फॉरेन रिजर्व में 4th है। जून 2021 में भारत का फॉरेन रिजर्व $608 बिलियन है। अभी अभी भारत ने फॉरेन रिजर्व के मामले में रशिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत की ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुई है। जहां 2019-20 में भारत का टोटल ट्रेड $788 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का ओवरऑल ट्रेड गिर के $684 बिलियन हो गया। जहां 2019-20 में भारत का इंपोर्ट $474 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का इंपोर्ट गिर के $393 बिलियन हो गया। भारत के इंपोर्ट में 17.1% गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम भारत के एक्सपोर्ट की बात करें तो 2019-20 में भारत का एक्सपोर्ट $313 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का एक्सपोर्ट गिर के $290 बिलियन पे आ गया। भारत के एक्सपोर्ट में भी 7.2% की गिरावट देखने को मिली है। पर ट्रेड कम होने से भारत को एक फ़ायदा ये हुआ है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। जहां 2019-20 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $161 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का ट्रेड डेफिसिट गिर के $103 बिलियन हो गया। ट्रेड डेफिसिट मतलब जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ट्रेड सरप्लस मतलब जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और उसके मुकाबले इंपोर्ट कम करते हैं। भारत का ट्रेड हमेशा से डेफिसिट में रहा है। भारत हर साल दूसरे देशों से ज़्यादा सामान खरीदता है और उसके मुकाबले कम सामान दूसरे देशों को बेचता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2021 में भारत का इन्फ्लेशन रेट 4.8% प्रेडिक्ट किया गया। 2020 में भारत का इन्फ्लेशन रेट पैंडेमिक के कारण 6.2% तक हो गया था। देखा जाए तो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है और ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। 2014 से पहले भारत का इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा हुआ था और 2014 के बाद से इन्फ्लेशन रेट कितना कम हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में ज़्यादा FDI आया है। जहां 2019-20 में भारत में $74.39 बिलियन का FDI आया था, वहीं 2020-21 में भारत में $81.72 बिलियन का FDI आया है। FDI में 10% की जंप देखने को मिली है। फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर की बात करें तो GDP के नंबर्स मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने अपने 5 साल के दूसरे टेन्योर में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट सेट किया है। पर पहले स्लो डाउन और अब कोरोना वायरस के चलते ये टारगेट अपने समय पे पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। पर इसके बावजूद सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडियन इकोनॉमी 2027 में जर्मनी को बीट करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और 2030 में जापान को बीट करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) यूके की वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी है। ये हर साल डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी को एनालाइज करके उनके इकोनॉमिक फोरकास्ट बताती है। इसके अलावा CEBR ने बताया है कि भारत आने वाले 5 सालों में 7 से 8% के बीच ग्रो करेगा, पर जैसे जैसे भारत डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे उसकी ग्रोथ रेट कम होती जाएगी और 2035 तक भारत की ग्रोथ रेट 5.8% तक आ जाएगी। कंक्लूजन। देखो, कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी है, पर देश को आर्थिक सुस्ती से निकालने के लिए बीते कुछ महीनों में भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, PLI स्कीम को लॉन्च किया है जिससे फॉरेन कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल सके, इंडियन कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सके और साथ में इंडियन स्टार्टअप को फ़ायदा मिल सके। FDI की पॉलिसी में चेंजेस किए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर की आर्थिक सुस्ती को दूर किया जा सके। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का असर आपको तुरंत देखने को नहीं मिलता है। 3-4 साल में आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि GST का फ़ायदा हमें अब मिल रहा है, सरकार को हर महीने GST से रेवेन्यू मिलता है जो पहले नहीं मिलता था। वैसे ही डिजिटल इंडिया का फ़ायदा हमें पैंडेमिक के समय में मिल रहा है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। तो इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर अच्छा है, पर इसको और अच्छा बनाया जा सकता है कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म के ज़रिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो जनाब जी जनाब, ये था एक इंडिया की, यूँ समझ लो कि ये वो चीज़ थी जिससे हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, क्या है और क्या होगी। ठीक है, सही। सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत बात, वही वाली बात, सोने की चिड़िया था, लोगों की नज़र थी। अच्छा, पूरी दुनिया का 32% था ये। इंडिया की जो GDP थी आज से सदियों पहले, मतलब टोटल ही अमीर टुकड़ा पूरी दुनिया का ये था। अमीर तरीन लोग होते थे यहाँ पे। उसके बाद लोगों की नज़रें यहाँ होती थी यूरोप कंट्रीज़ की,
अंग्रेज़ों ने कई साल हुकूमत की। अच्छा, जब मुसलमानों ने हुकूमत की ना, आज भी हम पढ़ते हैं, और मैं हमारे व्यूवर ज़्यादातर इंडियंस हैं, तो मैं उन्हें 100% ये बात बताऊं, और हमें ये बिल्कुल सच बताया जाता है। कहते हैं ना कि यार आप लोगों की किताबों में कुछ भी पढ़ाया जाता है इसके ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़, लेकिन हमारी बुक्स में मुग़लियों के ख़िलाफ़ पढ़ाया जाता है। हमारी बुक्स में बाकायदा बताया जाता है कि मुग़लिया सल्तनत ने बर्बाद किया है हिंदुस्तान को। उन्होंने अय्याशियों में गाने सुनते थे, और वो महल बनाने में लगे हुए, ये लगे हुए, यानी कि एक होता है ना तरक्की, लिबास से लेकर उनकी हर चीज़, खाना पीना सब कुछ बहुत कहते हैं ना एक्सपेंसिव हुआ करता था। बिल्कुल, और इसी में उन्होंने लुटाया अपने ऐशो इशरत। तो उसमें ये हमें पढ़ाया जाता है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, जो बताया तो जा ये रहा है मैं कि इंडिया को लूटा। क्योंकि ये इनके लिए मेरे ख्याल में, हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए नई बात होगी कि हमें वाकई मुग़लिया सल्तनत के लिए बताया जाता है कि उनकी गलतियाँ थी बहुत सारी। अच्छा, मैंने अपने 5th या 6th स्टैंडर्ड में, आज भी मुझे याद है, सोमनाथ की फतह नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें बाकायदा डिटेल में बताया गया था किस तरीके से अटैक किया महमूद गज़नवी ने, किस तरीके से उसे बर्बाद किया, उसे तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमारी बुक्स में हमेशा सच बताया जाता है, सही बताया जाता है। तो ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, और ऐसा हुआ है कि पहले अटैक किया, फिर उसके ऊपर कब्जा कर लिया, इंडिया की बात कर रही हूँ, और उसके बाद फिर उस पर हुकूमत की, उस पर राज किया, ऐसा ही है, और लूटा। और दूसरी चीज़ ये है कि कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कंपनी के तौर पे काम करने के लिए, इजाज़तनामा लिया, वहाँ पे कंपनी में काम किया। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग होते थे वो सुबह उठते थे, काम शुरू कर देते थे अपना। कंपनी थी एक कंपनी, तो उस वक्त जब उनका दोपहर का खाने का टाइम होता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर्स का, अंग्रेज़ों का, उस टाइम पे हमारे मुग़लिया के जो बादशाह होते थे, जब ये इन्होंने कब्ज़ा नहीं किया था अंग्रेज़ों ने अभी, तो मुग़लिया दौर के जो बादशाह होते थे, उनके जो महलात होते थे, वहाँ पे सुबह नाश्ते का टाइम होता था। अच्छा, उनके दोपहर का टाइम और इनके नाश्ते का टाइम तारीख़ गवाह है सेम था। यही चीज़ इनके ज़वाल की वजह बनी, क्योंकि पूरी रात इनके यहाँ महफ़िलें चलती थीं, गाने बाजे, ये वो सारी चीज़ें होती थी। तो मुग़लिया दौर की बात हो रही थी। मुग़लिया दौर में बहुत ही ज़्यादा अय्याशियाँ की गई, जिसकी वजह से उन्होंने ख़जाने थे, हिंदुस्तान अमीर था, बिल्कुल, और वो एक बेराहवी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को मौका मिला, उन्होंने सारा हिंदुस्तान लूटा। फिर मतलब इनकी इकोनॉमी हिंदुस्तान की नीचे हुई। फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने, इंडिया पाकिस्तान जब बने, तब जो उनको उसूल था इकोनॉमी का, वो ऐसा था कि जिसमें हुकूमत हर चीज़ पे काबिज़ रहेगी। बिल्कुल। तो कहते हैं कि वो थोड़ा लंबा रह गया, सोशलिस्ट। हाँ। यानी कि मैं कहता हूँ कि हमें बेसिक चीज़ें पता चली कि हमारा ये जो टुकड़ा था, मैं इसे हमारा ही कहूँगा, जब सब एक था, बड़े सगीर हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान था, तो वो समझो बहुत अमीर था और वो गरीब हुआ, और फिर अब जो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो उस तरह की पॉलिसीज़ हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, उनको रिलीफ दें, और यही चीज़ किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को ऊपर करती है। और अगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो तो हमारा मुल्क भी तरक्की करे। लेकिन यहाँ पर ये हाल है कि अगर पाकिस्तान में किसी बंदे के पास पैसा होता है तो वो सोचता है मैं बाहर क्यों ना चला जाऊँ। अच्छा, आपने पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा शॉकिंग पॉइंट जो मुझे लगा ना, वो ये लगा कि पॉवर्टी आपने देखी 2006 से 2016 तक 10 सालों में 271 मिलियन कम हो गई। कमाल है। मतलब ये पॉलिसीज़ की वजह से है ना, पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। और इस चीज़ में आप ये भी जहन में रखें कि कोरोना जैसी चीज़ भी गुजरी है, तब जाके मतलब एक उसके बावजूद भी इस सतह पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये कंट्रीज़ को बहुत स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के डिज़ास्टर, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो इसमें सर्वाइव करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, सर्वाइव करना ही तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उस पे भी आप देख रहे हैं जीडीपी अभी भी देखें आप। बिल्कुल। और मुसलसल मतलब है कि तीसरे चौथे नंबर पे रहे, जो ग्रोथ, मतलब इनकी जो ग्रोथ की तेज़ी है, उसमें मेरे ख्याल में चौथे पांचवें नंबर पे शायद। और एक और बात आपने देखा कि अभी प्रॉपर्ली, जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, तो जब प्रॉपर्ली खुलेंगे तो ये और अबव होगा। और अभी आपने कुछ मंथ पहले ही देखा था कि कोरोना को लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा मुसीबत आई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। अब तो माशाल्लाह से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब तो वैक्सीन्स की एक सिस्टम चल रहा है, तो मज़ीद हमारी भी ख्वाहिश है कि अब हालात बेहतर हों, क्योंकि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, सब जगह इंसान रहते हैं।
वहाँ का अगर कोई फ़ौजी है, कोई आम बंदा है, वो तकलीफ़ में है या वो उसे कोई परेशानी है, तो समझो एक इंसानियत परेशान है। बिल्कुल। तो कहीं भी किसी भी शख्स पे कोई मुसीबत, कोई परेशानी ना हो, हमारी ये ख्वाहिश है। हमारी ये दुआ है। क्योंकि मज़हब कुछ भी हो, मुल्क कुछ भी हो, इंसानियत है, हर शख्स इंसान है और हर शख्स को ज़िंदा रहना, खाना पीना, तरक्की करना, खुश रहने का हक़ है। अच्छा, मज़हब कुछ भी हो, लेकिन मज़हब में सबसे पहली चीज़ इंसानियत। बिल्कुल ऐसा ही है, हर मज़हब में ऐसा ही है। इंसानियत को सबसे ज़्यादा, आपको पता है हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा इंसानियत को अहमियत दी है। तो फिर सबसे ज़्यादा कि यार इंसानियत ही सब कुछ है। सब कुछ है। तो हम उम्मीद रख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी मज़ीद बढ़ रही है इन फ्यूचर बहुत बढ़ेगी। और गुर्बत जो है इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भी सुना कि गुर्बत बहुत है, यानी कि रेशो जो पर बंदे की जो रेशो है इनकम वो बहुत कम है, लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। यानी कि गुर्बत की जो रेशो है वो कम होती जा रही है, मज़ीद अब लोगों के अंदर बढ़ रहा है मामला। और क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, अनएम्प्लॉयमेंट वो भी कम हो गई है। ठीक है, अभी तो कोरोना की वजह से जो भी थोड़ी बहुत है वो भी कोरोना की वजह से। जब बाहर से कंपनीज आएंगी तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ लगेंगी, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली तो वो बात हमने देखी थी, कितनी हमें मतलब बड़ी हैरत हुई थी, बड़ी खुशी भी हुई थी। सैमसंग और वो चीज़ क्या कहते हैं अपना मेट्रो, मतलब वो दूसरे लोगों को सेल कर रहे हैं, मतलब एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कमाल है यार, ज़बरदस्त। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की जिस शख्स ने बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, मैं अप्रिशिएट करूँगा किस तरह से ये डिटेल्स रिसर्च करके डिटेल जमा करके। बहुत मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लो तो आपको मतलब हिस्ट्री बहुत कुछ पता चल जाएगा, पास्ट भी बहुत कुछ आपको, और आगे फ्यूचर का भी काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। और आपने एक नोट किया कि बहुत कम टाइम में सारी चीज़ों को तेज़ी से समेटा और तरीके से समझाया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव। इस वीडियो को मैं अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं कहूँगा अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल, बहुत कुछ। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।